गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास। आज का टॉपिक है रसारोहण। इसका दूसरा भाग मैं आज आपके लिए लूँगी। दो भाग पहला मैं आपको कल पढ़ा चुकी थी, जिसमें हमने वाइटल फोर्स थ्योरी और रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ी थी। आज इसका अंतिम भाग भौतिक बल सिद्धांत हम लेंगे। भौतिक बल सिद्धांत के अनुसार रसारोहण एक भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, जो कि केवल भौतिक बलों द्वारा ही नियंत्रित होती है। रसारोहण का कोशिकाओं की रचना से, कोशिका रस से तथा उसके जीवित होने से कोई भी संबंध नहीं होता है। ये 4 प्रकार के सिद्धांत फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए, जिन्हें हम भौतिक बल सिद्धांत कहते हैं। पहला है अंत्य अवशोषण सिद्धांत, इम्बाइबिशन थियरी। दूसरा है केशिकत्व सिद्धांत, कैपिलरी थियरी। तीसरा है वायुमंडलीय दाब सिद्धांत, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थियरी। और चौथा है ससंजन तनाव का सिद्धांत, कोहेजन टेंशन थियरी। सबसे पहले इम्बाइबिशन थियरी, जिसको कि अंगर ने 1868 में प्रपोज किया था, प्रतिपादित किया था, और उसका समर्थन बाद में शेस ने किया और फिर उसको विस्तार से शेस ने ही समझाया। इस थ्योरी के अनुसार जल जो है वो वेसल और ट्रैकिड्स की यानी वाहिनी और वाहिकाओं की भित्ति के अंतः शोषण से ऊपर की ओर बढ़ता है। अंतः शोषण यानी उनकी भित्तियों पर जो जल बाहर की तरफ चिपका रहता है, वो जल अंतः शोषित होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। इस थियरी को बिल्कुल भी आगे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके लिए सबसे बड़ी आपत्ति ये आई कि रसारोहण जो है वो जाइलम तत्वों की भित्तियों द्वारा ना होकर जाइलम की गुहिकाओं से होता है। दूसरा सिद्धांत आया कैपिलरी थियरी। बोहिम के द्वारा इसको दिया गया 1809 में। पौधों में जितनी भी वाहिकाएं होती हैं वो तने के आधार से लेकर शीर्ष तक एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। इनकी ये जो व्यवस्था होती है ये इनको एक चैनल के रूप में बनाती हैं, यानी वाहिकाएं जो होती हैं वो एक सक्रिय नलिका के रूप में असंख्य चैनल, क्योंकि अनेक सारी वेसल्स हैं तो वो उसको चैनल के रूप में बनाती हैं और उनका कांटेक्ट आपस में एक दूसरे का कांटेक्ट रहता है। तो ये जो जितनी भी सक्रिय नलिकाएं होती हैं इनमें जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण जल ऊपर चढ़ता है। इसी क्रिया को केशिकत्व कहते हैं। आप लोग जब केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर कैपिलरी यूज़ करते हैं। छोटी पतली कांच की एक नली होती है जिसके दोनों सिरे जो होते हैं वो खुले होते हैं। ठीक है, जितनी सक्रिय कैपिलरी होगी उतना ही जल उसमें ज़्यादा ऊपर होगा, जितनी मोटी कैपिलरी होगी उतना ही जल का लेवल उसमें कम रहेगा। ठीक उसी तरह ये वेसल्स यहाँ पर काम करती हैं। तो जल जो है इस सिद्धांत के अनुसार जो कैपिलरी एक्शन द्वारा जो ऊपर की ओर बढ़ता है। इस थ्योरी को भी मान्यता ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अनेक सारे ऑब्जेक्शन इसके लिए आ गए। सबसे पहले तो ये कहा कि वाहिकाओं की जो भित्ति होती है, आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, अंदर अनेक प्रकार का स्थूलन या थिकनिंग पाई जाती है। वो पिटेड हो सकती हैं, वो एन्युलर हो सकता है, वो सीढ़ी नुमा हो सकता है। तो अंदर की तरफ एक खोखला पूरा स्थान नहीं मिलता है, तो किसी तरह का कोई कैपिलरी एक्शन उसमें उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा ये कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो केवल वाहिनिकाएँ मिलती हैं, वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, तो उसमें ये किस तरह काम करती हैं। केशिकत्व अगर है, कैपिलरिटी अगर मौजूद है, तो उसके लिए दोनों सिरों का मुक्त होना ज़रूरी है, क्योंकि कैपिलरी आपने देखी है दोनों तरफ से खुली होती है। तो इस तरह का वाहिकाओं में इस तरह का कोई खुली सतह नहीं होती है। चौथा ऑब्जेक्शन था कि केशिकत्व के लिए नली का एक सिरा जल से सीधे संपर्क में होना चाहिए, परंतु मृदा जल जो होता है वो सीधे वाहिकाओं के संपर्क में नहीं होता है। और लास्ट ऑब्जेक्शन ये था कि जितनी भी पतली से पतली वाहिकाएं पौधों में जो मिलती हैं वो 0.03 mm की होती हैं। तो 0.03 मिलीमीटर में जो सरफेस टेंशन उत्पन्न होगा उसके कारण केवल 1.5 मीटर ऊंचाई तक के पौधों में ही जल पहुंचेगा, और जो हाईएस्ट जो टॉलेस्ट प्लांट हैं
वो तो 120 मीटर हाइट के रहते हैं, तो उन तक जल पहुंचाने के लिए ये थ्योरी बिल्कुल काम नहीं करती है। थर्ड थ्योरी आई वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। वायुमंडलीय दाब सिद्धांत, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि जो पत्तियां होती हैं पौधे की, जिनमें वाष्पोत्सर्जन होता है, उस वाष्पोत्सर्जन के कारण वायुमंडल के दाब जो होता है, जो पौधे के चारों तरफ जो दाब होता है, उसमें कमी आ जाती है। और वो वायुमंडलीय दाब जो है वो पत्ती को जल को ऊपर चढ़ाने के लिए मदद करता है। इस सिद्धांत को भी समर्थन नहीं मिला, इसकी भी आपत्तियां थीं। उसकी आपत्ति ये थी कि जो भी वाष्पोत्सर्जन करने वाले भाग यानी पत्ती जो है, अगर उसमें पूरी तरह वैक्यूम भी कर दिया जाए तभी भी जल जो है वो 10 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ता है। और दूसरा ऑब्जेक्शन था कि वायुमंडलीय दाब का क्रियाशीलता के लिए आधार पर मुक्त सतह का होना आवश्यक होता है, जो कि पादपों में नहीं होती है। आधार यानी नीचे बेस की तरफ मुक्त खाली जगह होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। तो इस सिद्धांत को भी ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। लास्ट थ्योरी है कॉइजन टेंशन थ्योरी, जिसे हम कहते हैं ससंजन तनाव का सिद्धांत। ये सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत माना गया और बड़े क्वेश्चन के रूप में अक्सर इस सिद्धांत को पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इस सिद्धांत को हम ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को दिया था डिक्सन और जॉली ने 1894 में, और एकेंसी ने उनके साथ मिलकर इसको थोड़ा आगे बढ़ाया था। तो 1894-95 में ये थ्योरी आई थी। इस थ्योरी को बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। बहुत सारे फेमस उस फिजियोलॉजिस्ट ने इसको समर्थन दिया, जैसे कि रेनर हैं, कर्टिस हैं, क्लार्क हैं, वार्नर, गाल्स्टन, क्रैमर, इन सब का इसको समर्थन प्राप्त हुआ। ये थ्योरी 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। ये तीनों सिद्धांत यहाँ लिखे गए हैं। पहला सिद्धांत हम लेते हैं ससंजन बल अथवा जल की तनन सामर्थ्य। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कॉइजन फोर्स और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। जल के अणु जो होते हैं वो H2O, 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। तो ऑक्सीजन का जो 1 परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु यानी 2 परमाणुओं से कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़ा रहता है। और जल के अणु आपस में, अनेक सारे जल के अणु आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इससे क्या होता है कि जल के अणुओं में परस्पर आकर्षण रहता है, अट्रैक्शन रहता है, और यह अट्रैक्शन इनको आपस में बांधे रखता है। इसे हम कहते हैं कॉइजन या ससंजन। और जो बल यहाँ काम करता है उस बल को कहते हैं तनन सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके अतिरिक्त जल के अणुओं में चूँकि ये वाहिकाओं के अंदर है, तो वाहिकाओं की भित्ति के साथ भी इनका आकर्षण रहता है, इससे जुड़े रहते हैं, और जिस कारण ये जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं आसंजन या एडेशन। सेकंड जो इसका तथ्य है, फैक्टर जो काम करता है, वो है जल स्तंभ की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर। पौधों में जड़ से लेकर पत्तियों की शिराओं तक वेसल्स एलिमेंट जो होते हैं, जो वाहिकीय तत्व होते हैं, उनमें उपस्थित जल एक निरंतर जल स्तंभ या वाटर कॉलम का निर्माण करता है। तो अणुओं के ससंजन व असंजन बलों के कारण ना तो जल स्तंभ टूटता है, अभी मैंने समझाया ससंजन क्या है और असंजन क्या है, और ना ही जल वाहिकीय तत्वों की भित्ति से अलग हो पाता है। यानी ससंजन के द्वारा जल के अणु जुड़े रहते हैं, और आसंजन के कारण जल और वाहिकीय के तत्व आपस में जुड़े रहते हैं। तो इन ससंजन बलों और आसंजन बलों का मान इतना अधिक होता है कि पौधे में एक वाटर कॉलम जो होता है वो 300 एटमॉस्फेयर से अधिक के तनाव को सहन करने की क्षमता रखता है। यानी जो जल पौधे के आधार से ऊपर तक कंटिन्यूअस एक कॉलम बना रहा है, वो कॉलम 300 एटमॉस्फेरिक दाब के प्रेशर से भी का तनाव भी झेल सकता है।
तो सामान्य कंडीशन जब रहती है तो जल स्तंभ को 10 मीटर ऊंचाई को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अभी मैंने बोला था कि जो सबसे लंबाई वाला जो पौधा है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और कई एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस वगैरह होते हैं, वो लगभग 120 मीटर ऊंचाई तक की हाइट के होते हैं। तो वहाँ तक के जल स्तंभ को बनाए रखने के लिए 12 एटमॉस्फेयर का दाब ही काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पर तो वो 300 एटमॉस्फेयर का भी दाब सहन कर सकता है। तो इससे जो ससंजन और आसंजन बलों का मान को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बल गुरुत्व और घर्षण से उत्पन्न प्रतिरोध को भी सरलता से बैलेंस कर सकता है। यानी उसका 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो तनाव है उसको वो सहन कर रहा है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, वाटर कॉलम टूटता नहीं है झटकों से। थर्ड पॉइंट जो तथ्य है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो है ट्रांसपीरेशन पूल। ट्रांसपीरेशन पर्ण या पत्ती की मध्योतक कोशिकाओं में जब जल वाष्पीकरण के रूप में निकलता है तो उसे हम कहते हैं। इससे जब जल की हानि होती है तो पर्ण मध्यों की जो कोशिकाएं होती हैं उनका डीपीडी विसरण दाब जो है वो बढ़ जाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, जब मैंने परासरण पढ़ाया था तब बताया था कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और जल क्या करता है, कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता है। जब जल बढ़ता है इसका मतलब डीपीडी बढ़ता है, यानी ये पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो होती हैं वो स्तंभ की वाहिकाओं, अपनी पास वाली कोशिकाओं से जल ग्रहण करती हैं। वो पास वाली कोशिका फिर अपनी पास वाली कोशिका से जल ग्रहण करती हैं, और इस तरह क्या होता है कि पर्ण मध्योतक से जो स्तंभ जो तना है उसकी वेसल्स आपस में जुड़ जाती हैं वाटर के थ्रू, और फिर वो जड़ के जो वेसल एलिमेंट हैं उनके संपर्क में आकर एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरह जो जितना भी डीपीडी जो बढ़ता है, वो डीपीडी जो ग्रेडियंट बनाता है, वह विसरण दाब प्रवणता जो बनाता है, वो पर्ण से लेकर मूल तक, पौधे के ऊपरी भाग से लेकर अंत में जो जड़ होती है वहाँ तक उत्पन्न हो जाता है। और इससे क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और ये जो खिंचाव होता है उसे कहते हैं वाष्पोषण अपकर्षण या ट्रांसपीरेशन पूल। खिंचाव किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कहाँ हो रहा है, पर्ण में। ठीक है, तो पर्ण से लेकर मूलों तक या जड़ों तक एक खिंचाव या एक कॉलम बन जाता है, और वो कॉलम जो है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण बना है, इसलिए हम इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष। इसको एक चित्र के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा भाग जो है एक पर्ण का है, इस पर्ण का एपिडर्मिस है, इस पर्ण का ये ग्रीन भाग जो है वो मध्योतक, पर्ण मध्योतक या मीजोफिल सेल्स हैं, और बीच में जहाँ वेस्क्यूलर बंडल होते हैं उसमें ये वेसल्स हैं। इन वेसल्स का संपर्क आप देखेंगे तने के वेसल्स के साथ है। अब तने के साथ ये वेसल्स फिर रूट के वेसल्स तक पहुँची हुई हैं, यानी इतना जो भाग है यहाँ तक का ये रूट है, यहाँ तक का भाग है वो तना है, और ये पत्ती जो है इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अभी मैंने कहा कि जो बाहर की तरफ जैसे ही एटमॉस्फेयर में फ़र्क आया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होगी तो जल जो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से बाहर की तरफ आ जाएगा। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से बाहर आएगा तो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं का ओपी बढ़ जाएगा, ओपी बढ़ेगा तो वो वेसल से जल लेंगी, वेसल से जल लेंगी तो ये वेसल्स जो जल देने का काम करेगा, वो वेसल्स जो है उसका कांटेक्ट जो है वो तने के वेसल्स के साथ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इसको जल पहुँचाएगा। जब ये यहाँ से जल ऊपर की तरफ ला रहा है तो इसका कांटेक्ट जो है वो नीचे जड़ की तरफ है, तो ये जड़ को कहेगा जल एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जल का जब एब्जॉर्प्शन होगा और जल यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पर एक पूरा स्तंभ या कॉलम का निर्माण हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने बताया, ससंजन आसंजन यहाँ काम करेगा। ससंजन आसंजन के कारण एक स्तंभ निर्माण हो गया जो कि झटकों से, जो कि 300 एटमॉस्फेयर का दाब सहन करता है, सहन कर पाएगा, टूटेगा नहीं ये स्तंभ। और सबका रीज़न क्या है, ट्रांसपीरेशन। तो ये जो ट्रांसपीरेशन पत्ती से बाहर की तरफ एवोपरेशन हो रहा है जो, वो इन सब के लिए जिम्मेदार है, इसलिए हम इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण।
ठीक है, अब इसको हम एक प्रयोग के प्रदर्शन के द्वारा भी प्रदर्शन, अभी तो हमने पौधा लिया था, अब एक प्रयोग के प्रदर्शन देखिए जहाँ पर हम आसानी से वाष्प ट्रांसपिरेशन पूल को समझा सकते हैं। एक स्टैंड है, स्टैंड में यहाँ पर एक बीकर है, ये पूरा बीकर में जल भरा हुआ है। बीकर के जल में एक ट्यूब डाली गई है कांच की। इस ट्यूब का ऊपरी सिरा और इस ट्यूब का निचला सिरा दोनों खुले हुए हैं। इसको एक स्टैंड में लगा दिया गया है। ठीक है, स्टैंड है, पानी से भरा बीकर है, पानी से भरे बीकर में एक दोनों तरफ सिरों से खुली हुई ट्यूब है, और ट्यूब के ऊपर खाली स्थान पर ये एक स्पंज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो वाटर भरा हुआ है बीकर के अंदर, उसमें जब ट्यूब डालते हैं, स्टैंड की सहायता से जब उसको लगा देते हैं, तो उसका एक सिरा पानी में डुबो देते हैं। इस ट्यूब को भी जल से पूरा भर देते हैं और इसके ऊपर गीला करके और स्क्वीज करके, यानी गीला करके और थोड़ा सा निचोड़ कर एक स्पंज का टुकड़ा रख देते हैं। ठीक है, स्पंज का टुकड़ा जो है वो किसका काम कर रहा है, ये एक लीफ का काम कर रहा है, और जो नली है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब स्टेम का काम कर रही है, और ये जो है वो एक रूट या जड़ का काम करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने पंखा चला दिया, यहाँ पे फैन ऑन कर दिया। अब फैन ऑन करने से क्या हुआ कि वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हुआ, एवोपरेशन शुरू हुआ। जल का एवोपरेशन हुआ तो जल जो है यहाँ आसंजन द्वारा स्पंज से जुड़ा हुआ है, जल के अणु ससंजन द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो एक पूरा आसंजन ससंजन है, वो तनाव जो उत्पन्न हुआ, पृष्ठ तनाव, वो कहाँ तक आ गया, बीकर तक आ गया। तो जैसे ही जल एवोपरेट होता रहता है, बीकर में जो जल है वो भरता रहता है, यहाँ से ये अंदर जाता रहता है और यहाँ से ये एवोपरेट होता रहता है। तो लास्ट में क्या होता है कि बीकर का जो वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, जो यहाँ से है वो वाटर लेवल नीचे की तरफ पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि जल जो है वो इसमें प्रवेश कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको आसानी से यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके समर्थन में प्रमाण। जैसा कि आप देख रहे हैं अनेक सारे प्रमाण इसमें प्रस्तुत किए गए। ये 300 वाला तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि यहाँ पर ये 300 की तनाव सहन कर सकता है, तो ऊंचे से ऊंचे पौधों में भी ये ले जाने की क्षमता रखता है। इसका तनन सामर्थ्य यहाँ दे रखा है 25 से इतना होता है, जो वायुमंडल को सहन कर लेता है। दिन के समय जो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो जल स्तंभ भी अत्यधिक तनाव दिखाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो रसारोहण की दर के समानुपाती होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो रसारोहण भी बढ़ेगा, जिसको हम जो प्रयोग अभी मैंने आपको बताया उस प्रयोग के द्वारा हम आसानी से समझा सकते हैं। पूर्ण रूप से यह एक भौतिक बल सिद्धांत है जिसमें किसी भी प्रकार का जीवित कोशिकाएं इसमें भाग नहीं ले रही हैं। एक निष्क्रिय विधि है, इसमें ऊर्जा का किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं हो रहा है। और लास्ट जो इसका समर्थन है वो इस प्रयोग से हो सकता है जो कि मैक डरमोल्ट ने बताया 1941 में, कि यदि तेजी से वाष्पोत्सर्जन करने वाली पादप की टहनी में एक कट लगाकर उस पर जल की बूंद रख दी जाती है तो वो अंदर उसको खींच लेता है। तो ये लक्षण जो होता है वो जल स्तंभ में जितना टेंशन, जो तनाव है, उसको प्रदर्शित करता है। जब इतना समर्थन प्राप्त हुआ तो इसके कुछ ऑब्जेक्शन भी थे। इसके ऑब्जेक्शन थे, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो दिया, जिसको कि बाद में डिक्सन जॉली ने सुधारा, जिसको बाद में डिक्सन और जॉली ने उसको ओवरकम कर दिया, उसको बताया कि ऐसा क्यों होता है। वैज्ञानिकों का ये मानना होता है कि जब तापक्रम में परिवर्तन होता है बाहर के, तो जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं, और जब एयर बबल्स आ जाते हैं तो जो कॉलम पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न हुआ था उसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि वाहिनिकाएं
और वाहिनिकाएँ जो होती हैं वो वाहिकाओं की तुलना में अधिक प्रभावी होती हैं, जिसके लिए डिक्सन जॉली ने यह कहा कि वाहिनिकाओं की शीर्ष भित्तियां वाष्पोत्सर्जन के कारण तनावग्रस्त जल स्तंभ को स्थिरता प्रदान करती हैं, परंतु प्रभावी वनस्पति आवर्त बीजियों में वाहिकाएं मुख्य संवहन तत्व का काम करती है। यानी जो इस पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म मिलते हैं उनमें केवल वेसल्स ही ये काम करती हैं, वेसल्स ही ये करती हैं। इस सिद्धांत के लिए डिक्सन और जॉली ने किस तरह का इसको रूल आउट किया, इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि ये मान के चलें कि ये वेसल है, वेसल में बुलबुले आ गए पानी के, तो इसकी कंटिन्यूटी टूट गई। इसको डिक्सन और जॉली ये कहते हैं कि जब कोई नदी बहती है तो उस नदी के बीच में कई पत्थर या चट्टानें आ जाती हैं, तो पानी क्या करता है, उन चट्टानों के साइड से होता हुआ आगे बह जाता है। उसी को उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर वेसल के अंदर बुलबुले आ भी गए, ये जो बबल्स हैं ये बबल्स आ भी गए, तो जल जो है वो अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करता, वो इन बबल्स को जिस तरह से नदी का पानी टापू छोटे छोटे पत्थरों से साइड में से निकल जाता है, उस तरह से अपनी ये कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। वो उसका जो पृष्ठ तनाव है, वो तनन क्षमता जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो टूटती नहीं है और जल कंटिन्यूअस नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ये रसारोहण का चैप्टर आज यहीं फिनिश होता है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी माध्यम से, चूँकि आपकी पढ़ाई हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दीजिए। जितने वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन वीडियो को ध्यान से पढ़िए। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप नोटिफिकेशन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।